आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कितने टाइप का होता है और कौन कौन से पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए कौन सा हम वैक्सीन यूज करते हैं। इससे पहले हमको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर वैक्सीन की जरूरत पड़ता क्यों है। शीप एंड गोट को जनरली हम फील्ड में चरने के लिए भेजते हैं, इन लोग ओपन फील्ड में चराई करते हैं और इसकी वजह से ये पूरा पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए एक्सपोज होते रहते हैं। मींस बाहर जब चरने जाते हैं तो कई सारे बैक्टीरिया के लिए एक्सपोज होते हैं, वायरस के लिए एक्सपोज होते हैं, वर्म्स के लिए एक्सपोज होते हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर उस पर्टिकुलर एनिमल में थोड़ा भी किसी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो, उसके बॉडी में प्रॉपर अगर इम्यूनिटी ना हो, तो बहुत ही आसानी से वो डिसीज को ले लेते हैं और वहीं से आउटब्रेक भी हो जाता है। तो इसी को चेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीन को लगाना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन है डिसीज को किसी एनिमल के बॉडी में आने से रोकना, और ये वैक्सीन है वो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक पार्ट है। ये मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है जो कि चेक करता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को जिसके अगेंस्ट में हम उस वैक्सीन को लगा रहे हैं उसको अपने फॉर्म में आने से ये रोकता है। इंडिया में पर्टिकुलरली 11 डिसीजेस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि पीपीआर। जब हम आउटब्रेक की बात करते हैं तो आउटब्रेक अगर किसी फॉर्म में होता है तो कहीं ना कहीं एक तो वो नेग्लेक्टेड वहां पे वैक्सीनेशन हुआ रहता है, या तो वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, या वैक्सीनेशन वहां पे फेल हो गया रहता है। और ऐसे ही सिचुएशन में आउटब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए पर्टिकुलरली किसी वैक्सीन के बारे में समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइप ऑफ वैक्सीन वो कैसा है, ताकि हम उसको सही तरीके से यूज कर सके और जो वैक्सीन फेलियर के चांसेस जो फील्ड में बढ़ जाता है वो बिल्कुल भी वहां पे ना हो। वैक्सीन बायोलॉजिकल एजेंट या एंटीजेनिक सब्सटेंस है जो कि 3 तरह का हो सकता है। पहला तो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकता है ये, या वायरस के फॉर्म में हो सकता है, या प्रोटीन के, या टॉक्साइड्स के। इसके अलावा कुछ अलग फॉर्म और है जो जिसके रूप में ये वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि सब यूनिट है, कॉन्जुगेट है, डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में पर्टिकुलरली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस ये अभी अवेलेबल है। ये नीचे जो है सब यूनिट का, कॉन्जुगेट का, डीएनए, वो जनरली हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। अब मेन क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि यहाँ पे वैक्सीन किस टाइप का अवेलेबल। सी वैक्सीन यहाँ 2 टाइप का अवेलेबल है। पहला है एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब मेन यहां हम देखते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में, एटेन्यूएटेड के बीच में और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि ये लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन मींस कि इस पर्टिकुलर डिसीज का जो वायरुलेंस होता है उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं, उसको हम काफी कम कर देते हैं, ताकि एक बार जब हम एनिमल के बॉडी में इसको इंजेक्ट करते हैं तो वो उसको डिसीज कॉज ना करे, सिर्फ उसको ये प्रोटेक्शन कॉज करे। मींस इतना उसको उसके बॉडी में एक्शन करे कि उसमें सिर्फ एंटीबॉडीज डेवलप हो, ना कि इसके अगेंस्ट में कुछ पर्टिकुलरली डिसीज। ये लो वायरुलेंस होता है, जैसे मैंने बता रहा था, मोर फ्रेजाइल होता है, इसको बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, इसको केयर करने की जरूरत इसको ज्यादा पड़ता है। और वायरुलेंस एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर इन द फ्रीज ड्राइड स्टेट, ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में इसको हमको रखना पड़ता है। और चूंकि इसको हम पाउडर के फॉर्म में रखते हैं, इसीलिए जब हम लगाने के लिए इसको जाते हैं, इंजेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो उसके पहले हमको इसको डाइल्यूशन इसको करना पड़ता है। मींस इसका एक लिक्विड आता है, उसमें हमको इसको घोल के लगाना पड़ता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन का कि इसमें हमको बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो लो वायरुलेंस वाला वायरस होता है वो सफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए। और ये जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो बैक्टीरियल वैक्सीन भी हो सकता है और वायरल वैक्सीन भी हो सकता है, कि ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। वही जब हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करते हैं तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन किल्ड वायरस होता है और रेडी टू यूज होता है। मींस एटेन्यूएटेड वैक्सीन की तरह इसको हमको डाइल्यूशन नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी ये डाइल्यूएंट फॉर्म में ही आता है, घुला हुआ फॉर्म में ये आता है, और इसीलिए इसमें बूस्टर डोज की भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये भी दोनों हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, और कुछ टॉक्साइड्स के फॉर्म में भी ये अवेलेबल हो सकता है। सी इसमें ऑल दोस वैक्सीन्स व्हिच नीड रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने अभी लास्ट टाइम में बताया था कि जितने भी वैक्सीन्स है जो जिसको हमको डाइल्यूशन करना पड़ता है वो लाइव वैक्सीन्स है। और जितने भी वैक्सीन्स है जिसको, इसमें एक एक्सेप्शंस भी है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, और वो सारे वैक्सीन्स जिसको हमको डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है वो किल्ड वैक्सीन्स है, वो रेडी टू यूज फॉर्म में अवेलेबल है।
जैसे कि जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट 11 डिसीजेस के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है। और वो कौन कौन से डिसीजेस हैं उसको अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम वायरल डिसीज की बात करें तो वायरल डिसीज में पीपीआर का वैक्सीन हमारे पास है, शीप पॉक्स का, गोट पॉक्स का, ब्लू टंग का, एफएमडी एंड रेबीज, ये वायरल डिसीजेस है जिसका वैक्सीन अवेलेबल। और बैक्टीरियल डिसीजेस में पहला है टिटेनस, ईटी, एंटेरोटॉक्सीमिया। इसमें चूंकि कई सारे इसका सीरोटाइप्स होता है, तो ईटी में जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस टाइप डी, इसके अगेंस्ट में ही इसमें इसका वैक्सीन अवेलेबल है। वही जब हम एचएस की बात करते हैं तो इसमें पास्चुरेला मल्टोस्ट्रीडा जो सीरोटाइप है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है, ब्रुसेल्ला और एंथ्रेक्स। हम इसको फिर से अगर कैटेगराइज करें कि कौन सा एटीन्यूटेड है, इनएक्टिव है और कौन सा टॉक्साइड है, तो एटीन्यूटेड वैक्सीन में वायरल एंड बैक्टीरियल, चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि दोनों फॉर्म में ये आता है, मींस दोनों के लिए आता है, वायरल के लिए भी और बैक्टीरियल के लिए भी। तो वायरल में पीपीआर, शीप पॉक्स एंड गोट पॉक्स। वहीं बैक्टीरियल की जो हम बात करते हैं तो ब्रुसेल्ला, एंथ्रेक्स। और इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन में वायरल में आता है ब्लू टंग, एफएमडी एंड रेबीज। वहीं बैक्टीरियल में ईटी, एंटेरोटॉक्सीमिया एंड एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। वही जब हम टॉक्साइड्स की बात करते हैं तो टॉक्साइड में अवेलेबल है टीटी, टिटेनस टॉक्साइड। ये कुछ पिक्चर है ऐसे ही, ये इसी तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ पाउडर के फॉर्म में भी है और यहाँ पे एंथ्रेक्स वैक्सीन का आप देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा कई सारे ऐसे वैक्सीन है जो कंबाइंड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि ईटी, एंटेरोटॉक्सीमिया, टीटी का कंबाइंड वैक्सीन आता है, वैसे ही एफएमडी और एचएस का भी कंबाइंड वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो एक वेटेरियंस को ध्यान में रखनी चाहिए, ये उसको नॉलेज में होना चाहिए कि पहला तो ये कि कई बार आप देखे होंगे कि हम कहीं पे वैक्सीन लगाते हैं लेकिन इसके बाद भी वहां पे आउटब्रेक की शिकायत आता है। इसका रीजन मेन ये होता है कि कई सारे ऐसे डिसीजेस जिसका मल्टीपल सीरोटाइप्स अवेलेबल होता है, जैसे कि हम अभी बात किए थोड़ी देर पहले एचएस के बारे में, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया के बारे में। हीमोरेजिक अगर हिमोलाइटिका है तो इसका चूंकि इसका वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट सीरोटाइप है। वैसे ईटी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस टाइप ए बी सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं, ओनली टाइप डी का अवेलेबल है। और वैसे ब्लू टंग नॉन ऑल स्ट्रेन्स, इसके क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स, लगभग 26 इसके स्ट्रेन्स है ब्लू टंग के, सारे स्ट्रेन्स के बारे में इसमें भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले बहुत सारा पिक शो किया था, उस पिक्स को शो करने का पर्पस बिल्कुल भी हमारा उसको प्रमोट करना नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हम नॉलेज के लिए यहाँ पे डिस्प्ले उसको किए थे।